हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ 2022 का एसएसटी पेडागोजी, जो कि यूटेट एग्ज़ाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन है। सो स्टार्ट कर रहे हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से, और फर्स्ट रहेगा। वैसे एसएसटी में हमारा अगर पूरा पेपर देखें तो वैसे इसकी सीरीज़ 91 है, लेकिन स्पेशली मैं एसएसटी वाला पोर्शन आपको करा रही हूँ। जैसे मैंने आपको सीडीपी कराया है, प्लेलिस्ट बनी, आप वहाँ से देख सकते हैं। वैसे ही मैं आपको यूटेट का PYQ का एसएसटी पेडागोजी करा रही हूँ। सो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात, पूर्वाग्रहों और अभिवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं। अतः शिक्षण का उपागम होना चाहिए। शिक्षण का जो उपागम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? व्याख्यान पद्धति, लेक्चर बेस्ड, प्रोजेक्ट उन्मुखी होना चाहिए, प्रोजेक्ट पर भी डिस्कशन वाला होना चाहिए, मुक्त अंत वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर होना चाहिए मुक्त अंत वाला। ऑप्शंस क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका कौन सा है? जो प्राइमरी लेवल होता है, प्रारंभिक स्तर पर जब आप इतिहास को पढ़ाते हैं, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट और इफ़ेक्टिव तरीका कौन सा होगा? प्रश्न उत्तर पद्धति, कहानी कथन पद्धति, व्याख्यान पद्धति या फिर चर्चा पद्धति? तो भाई इसमें आपने पहले भी करा है, 2024 में भी आपने करा है। कहानी कथन पद्धति इसका क्या होता है? प्राइमरी लेवल। सो ऑप्शंस बी यहाँ पर परफेक्ट होगा। आप कक्षा 8 में विद्यार्थियों को विविधता में एकता पढ़ा रहे हैं। आप विद्यार्थी को प्रभावी तरीके से अवधारणा समझाने के लिए निम्नलिखित में से किस गतिविधि का प्रयोग करें? आपने देखा होगा तो 2024 में सेम इसी तरीके का क्वेश्चन आया था। ठीक है, पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा देने के बाद परीक्षा लेना? जी नहीं। हमारे देश के नृत्य के विभिन्न प्रकारों पर फीचर प्रस्तुत करना और उनमें निहित समानताओं तथा अंतरों का मूल्यांकन करना। एक भी ऑप्शंस भी इधर से उधर नहीं हुआ। डिक्टो 2024 में सेम क्वेश्चन आपने करा होगा कल की वीडियो में, याद हो आपको तो, है ना। सो यहाँ पर कौन सा वाला हो जाएगा? भारत के राज्यों के बीच यहाँ पर हमें विविधता में एकता पढ़ा रहे हैं, तो उसको कैसे करेंगे हम? तो यहाँ पर हमारे देश के नृत्य के विभिन्न प्रकारों पर फीचर प्रस्तुत करना। और इसीलिए हमेशा मैं जब भी चीज़ों को कराती हूँ तो एक चीज़ ज़रूर बोलती हूँ कि आप लोगों को PYQ ज़रूर देखने हैं। यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल आपके लिए 2024 का पेपर आपको कराया था एसएसटी का, सेम PYQ, एक भी ऑप्शंस इधर से उधर नहीं है। बस ये कि ऑप्शंस ऊपर नीचे हो रखा होगा, इतना हो सकता है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। सो ऑप्शंस बी यहाँ पर परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 94, निम्न में से कौन सा मानचित्र कौशल का प्रकार नहीं है? कौन सा ऐसा मैप है, मानचित्र है, जो कौशल स्किल्स का टाइप में नहीं आता है? दिशाओं का ज्ञान बिल्कुल कौशल है। अक्षांश दिशांश का ज्ञान बिल्कुल है। समय दूरी का ज्ञान है। जनसंख्या का ज्ञान ये मैप के थ्रू नहीं। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का लक्ष्य नहीं है? सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का लक्ष्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, सामाजिक कौशल का विकास करना और धार्मिक मूल्यों का विकास करना, मानव। देखो, जो हमारा सामाजिक विज्ञान होता है, इसका जो शिक्षण दिया जाता है, उसमें कभी धर्म से रिलेटेड आपको चीज़ें उसका ज्ञान नहीं कराया जाता, उसके मूल्यों का विकास नहीं कराया जाता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी वाला। बाकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का डेवलपमेंट किया जाता है, सामाजिक कौशल का होता है, मानव मूल्यों का होता है, लेकिन धार्मिक मूल्यों का विकास नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी। शिक्षण की समस्या समाधान विधि के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? शिक्षण की समस्या समाधान विधि के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर आपसे कथन कौन सा सत्य है? यह शिक्षक केंद्रित विधि है, यह शिक्षार्थी विधि केंद्रित विधि है, या परंपरागत? तो भाई शिक्षण की समस्या समाधान विधि जो है ना, वो किस पर है? अब आपका शिक्षार्थी केंद्रित है, स्टूडेंट विद्यार्थी केंद्रित है। ऑप्शन बी। ललित विस्तार नामक ग्रंथ बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है? ललित विस्तार नामक ग्रंथ बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा से संबंधित है?
महायान शाखा से संबंधित है? ललित विस्तार एक संस्कृत ग्रंथ है। कैसा है ये भी याद रखना है, संस्कृत का ग्रंथ है जो गौतम बुद्ध की जीवनी से रिलेटेड है। इसमें क्या किया गया है, किस चीज़ के बारे में बताया? गौतम बुद्ध की जीवनी से रिलेटेड। इसमें भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर प्रथम उपदेश तक की जो कहानी है वो लिखी गई है। बौद्ध धर्म का महायान शाखा बुद्ध की स्वर्गीयता और मूर्ति पूजा में विश्वास करता है, और ये जो महायान शाखा है ना, ये मोक्ष की प्राप्ति का माध्यम स्वयं को बुद्ध के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पण को मानते हैं। ये बोधिसत्वों की पूजा करते हैं। सो ऑप्शंस क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए करेक्ट होगा। हो सकता है यहाँ पर पूछा जाए, है ना, कि भाई ये किस भाषा का ग्रंथ है, इसमें किसके बारे में चर्चा की गई है। इस तरीके से महायान शाखा कैसी है, क्या मानती है, मूर्ति पूजा में विश्वास करती है, मतलब इस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। सुत्त पिटक के निम्नांकित किस निकाय में जातक कथाएं मिलती हैं? तो जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित लोकप्रिय कहानियों का संग्रह, जिसे बौद्ध धर्म के सभी मतों में संक्षिप्त किया गया है, संरक्षित किया गया, प्रोटेक्ट किया है। इनकी रचना का समय 3री शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। सामान्यतः पाली भाषा में है। तो सुत्त पिटक के खुद्दक पिटक में किसमें है? खुद्दक निकाय, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना आपके एसएसटी, अगर आपको तैयार करनी है, अगर आपके पास टाइम है तो क्लास 6 से लेकर 8 तक की जो एसएसटी वाली बुक्स हैं उनको आप अच्छे से पढ़िए, वहीं से आ जाता है। किस उपनिषद में नचिकेता की कथा पाई जाती है? ये तो भाई जीएस का भी कई बार है, इवन पीसीएस में भी जब ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। सो किस उपनिषद में नचिकेता की कहानी पाई जाती है? इसमें वाजश्रवा के पुत्र नचिकेता और यम के भव्य के संवाद को वर्णित किया गया। कठोप उपनिषद, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कठोपनिषद। कठ उपनिषद या कठोप उपनिषद, ऑप्शन बी, इसमें नचिकेता की कथा पाई जाती है, जिसमें वाजश्रवा के बेटे नचिकेता और यम के भव्य के संवाद को वर्णित किया गया। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद शाखा का एक महत्वपूर्ण उपनिषद माना जाता है। इसके रचयिता कठ नाम के एक तपस्वी आचार्य को माना जाता है, और ये मुनि वैश्व पायन के शिष्य और यजुर्वेद की कठ शाखा के प्रवर्तक थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नांकित में किस राजा द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है ना। तो ये आपका स्टैब्लिश है बिहार प्रांत के भागलपुर में, और इस विद्यालय में बौद्ध धर्म एवं दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्व विज्ञान, व्याकरण का अध्ययन कराया जाता है। 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप ये विद्यालय नष्ट हो जाता है, और इसको जो स्टैब्लिश किया था वो 770 से 810 ईस्वी के बीच में राजा धर्मपाल, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा नगर संत रामानंद का जन्म स्थान है? 1299 में जन्म हुआ, वैष्णव धर्म से संबंधित इनके विचारों पर गुरु राघवानंद की विशिष्टाद्वैत सत का अधिक प्रभाव पड़ा। इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे गीता भाष्य, श्री वैष्णव मतावच भास्कर। अब यहाँ पर इनका है प्रयाग में, कहाँ पर है? प्रयाग नगर में इनका जन्म स्थान है। सल्तनत काल में कौन सा विभाग धार्मिक मामलों, पवित्र संस्थाओं, योग्य विद्वानों और धर्मपरायण पुरुषों को वृत्ति प्रदान करने का कार्य करता था? तो ये हुआ करता था कौन सा? इसे बोला जाता है दीवान ए रिसालत। क्या कहते हैं? दीवान ए रिसालत। इसका प्रारंभ दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन के द्वारा किया गया, जिसे बाद के कुछ शासकों ने भी अपना। इस विभाग के द्वारा विदेश मामलों का भी प्रबंधन होता था। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अकबर ने दहशाला राजस्व व्यवस्था को कब लागू किया था? दहशाला राजस्व व्यवस्था को किसने लागू किया? अकबर ने किया था। इसकी शुरुआत उनके वित्त मंत्री थे टोडरमल, उन्होंने करी, और इस प्रणाली में 10 वर्षों का औसत एवरेजन प्रोडक्शन जो निकाला जाता था, इनके उत्पादन निकाला जाता था। साथ ही इन 10 वर्ष में हुई फसल की पैदावार तथा उत्पादन लागत का सावधानी पूर्वक सर्वे किया जाता था, सर्वेक्षण होता था। 1580 में, ऑप्शन सी। निम्नांकित में से कौन मुगल बादशाह वीणा वादन में प्रवीण था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
सो ये था आपका औरंगजेब, और औरंगजेब का कार्यकाल 1658 से 1707। बहुत ही धर्मपरायण माना जाता है इसे। इन्हें जिंदा पीर भी कहा जाता है। इन्होंने अपने शासनकाल में संगीत को गैर कानूनी घोषित कर दिया। इन्होंने अपने दरबार में संगीत सुनने और प्रदर्शन करने दोनों पर ही क्या लगाई थी? रोक लगाई थी। निम्नलिखित या निम्नांकित में से किस शासक ने हैदराबाद में 4 मीनार बनवाई? तो 4 मीनार कहाँ पर है? कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है जो कि हैदराबाद में है। इसका निर्माण 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कराया, ऑप्शन सी। वर्तमान, अब ये करंट है क्योंकि हैदराबाद का है, तेलंगाना की राजधानी है, तो तेलंगाना राज्य में अवस्थित एक स्मारक और मस्जिद है। कुतुब शाह के द्वारा जब अपनी राजधानी गोलकुंडा से हैदराबाद ट्रांसफ़र की जाती है, स्थानांतरित की जाती है, तब उन्होंने इस नवगठित राजधानी में 4 मीनार का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे लोकहितवादी कहा जाता है? तो वो कौन है जिन्हें लोकहितवादी कहा जाता है? इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में मुख्य मुद्दे के रूप में सामाजिक सुधार और आधुनिक शिक्षा को अपनाने की बात करी थी। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस बी, गोपाल हरि देशमुख। उनकी ये भी मान्यता थी कि यदि धर्म सामाजिक सुधारों को मंजूरी नहीं देता है तो धर्म को ही बदल लेना चाहिए। उन्होंने लोकहितवादी उपनाम से साप्ताहिक पत्र लोकतंत्र में सामाजिक परिवर्तन से संबंधित कई लेख लिखे। यही कारण है कि ये लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुए। किस वर्ष सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया था? है ना, ब्रिटिश साम्राज्य में सिंध के विलय के समय ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो था। कौन था? लॉर्ड एलनबरो था। इसने मेजर जनरल सर चार्ल्स जे नेपियर को सिंध विजिट करने के लिए भेजा था 1843, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में से किसने क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत का संगठन किया था? 1904 में जो है वी डी सावरकर, ऑप्शन सी। इन्होंने अभिनव भारत का गठन किया, जिसमें उन्होंने अपने बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर का पूर्ण सहयोग प्राप्त किया था, मतलब उनको प्राप्त हुआ। ये संस्था एक प्रकार की भूमिगत सोसाइटी थी जो क्रांतिकारियों को उनकी एक्टिविटीज़ के जो भी कार्य होते थे, गतिविधियां होती थी, उनमें सहयोग प्रदान करती थी। किसकी आत्मकथा का शीर्षक द इंडियन स्ट्रगल है? सो ये है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नांकित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से संबंधित नहीं था? सो कौन है जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से रिलेटेड नहीं था? यहाँ पर देखिएगा, इस एसोसिएशन के सदस्य राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, सचिंद्रनाथ बख्शी, सचिंद्रनाथ सान्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह थे। और कौन नहीं थे यहाँ पर अगर आपसे पूछता है तो कौन नहीं होंगे? प्रफुल्ल चाकी नहीं थे। और इस एसोसिएशन के द्वारा काकोरी षड्यंत्र हुआ था ना, उसको अंजाम दिया गया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो वो कौन सा अधिवेशन है जहां पर पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है वो पारित किया गया? 19 दिसंबर 1929 को लाहौर सेशन हुआ था। उसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, प्रस्ताव पेश किया गया, और अध्यक्षता किसने करी थी सेशन की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किस वर्ष द ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई है? 1927 में हुई, और उसके बाद इसी वर्ष इसके पहले सत्र का आयोजन मुंबई में हुआ, और इसके द्वारा 1928 में नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप तैयार करने में कांग्रेस की सहायता की। आगे चलकर यही प्रारूप भारतीय संविधान के प्रारंभिक संस्करण के रूप में भी उभरा है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम्स में, हर एक एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? देखिएगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया, और इस अधिनियम के माध्यम से राज्यों का पुनर्गठन और उससे जुड़े मामलों का प्रबंधन किया जाना था, जिसके द्वारा 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठन, जिसका आधार भाषा को बनाया गया।
भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को रखा गया। मौलिक अधिकार भाग 3 में आते हैं। भाग 3 पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35 तक, है ना। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं और जो मौलिक अधिकार होते हैं ये वाद योग्य होते हैं और इनका उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाया जा सकता है ना। और इसका संरक्षक किसको बनाया गया है? मौलिक अधिकारों का सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है। भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्राध्यक्ष, सरकार का मुखिया या दोनों या इनमें से कोई नहीं। आप सभी जानते हैं आर्टिकल 52 में क्लियर कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत में 2 प्रकार के अध्यक्षों की व्यवस्था की गई। प्रथम देश का अध्यक्ष राष्ट्रपति, दूसरा सरकार का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के द्वारा सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, यानी कि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है और यहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष है। ऑप्शन से किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रारंभ हुआ? 2 अक्टूबर 1959 और ये हुआ था आपका राजस्थान के नागौर से, ऑप्शन से। और उसके बाद शुरू करा था किसने? आंध्र प्रदेश ने। और आप सभी जानते हैं पंचायत जो है वो 73वें संविधान 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जो है संवैधानिक दर्जा इसको प्राप्त हुआ है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश की संघात्मक व्यवस्था का नमूना है? सो ये है कनाडा। कहाँ का है? कनाडा, ऑप्शंस बी। और एक संघात्मक व्यवस्था के प्रमुख रूप से 4 लक्षण प्रदर्शित होते हैं। संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, लिखित और कठोर संविधान, स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय, जो कि हमारे यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? संविधान में अगर संशोधन करना है तो इसकी प्रक्रिया से रिलेटेड हमारा जो अनुच्छेद है वो है आर्टिकल 368, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। रियल में जो कार्यपालिका शक्ति निहित होती है वो किस में होती है? मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। यानी इसीलिए वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद दोनों ही इन शक्तियों का उपयोग मंत्रालय और विभाग के अंतर्गत करते हैं। विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितने समय तक रोका जा सकता है? 4 माह, ऑप्शंस बी यहाँ पर। किंतु ऐसा सिर्फ साधारण विधेयक के संदर्भ में होता है। वित्त विधेयक को वह सिर्फ 14 दिन तक रख सकते हैं। वित्त विधेयक 14 दिन तक, अगर 14 दिन के बाद भी नहीं देते हैं तो फिर वो पास माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के तहत विदेशियों द्वारा निम्न में से किन अधिकारों का उपयोग किया जाता है? तो विदेशियों के द्वारा जो है यहाँ पर शोषण के विरुद्ध, कानून के समक्ष समानता, जीवन और दैहिक, सभी का किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका 22 से 23 में उल्लेखित है, 22 और 23 में। कानून के समक्ष समानता 14 के अंतर्गत आता है। जीवन और दैहिक स्वतंत्रता 21 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों को संगठित करने की आवश्यकता बताई गई है? तो ये हमारा आता है अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव कौन करवाता है? तो पंचायत और नगरपालिकाओं के चुनाव कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग। महिलाओं के लिए उत्तराखंड पंचायतों में कितने स्थानों पर आरक्षण प्रदान किया गया है? तो ये देखिए 2008 से पहले तो 33% हुआ करता था और 2008 में भुवन चंद्र खंडूरी जी के समय से उत्तराखंड में 50% आरक्षण दिया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243D के अंतर्गत आरक्षण का प्रोविज़न है। पहले 33% था, अभी क्या है 50% है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में स्थानों का आरक्षण शुरुआत में कितने वर्ष के लिए किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शंस बी 20 वर्षों के लिए किया गया था, है ना। कितने के लिए किया गया था? 20 वर्षों के लिए किया गया था। 125 का 20 नहीं 10 वर्ष। ऑप्शन से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में स्थानों का जो रिजर्वेशन की शुरुआत हुई है वो केवल 10 वर्षों के लिए 1950 में इसे 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया।
तो अभी फिर से ये 2020 में संशोधन हुआ था ना, संविधान संशोधन 95वां, उसके थ्रू जो है इसे 20 से 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। अभी जो है 2030 तक इसे बढ़ाया है। राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापित है, राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापित है न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत? तो राज्यसभा में जो है 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से रिलेटेड क्षेत्र होते हैं, उनको मनोनीत करते हैं। इंदिरा साहनी मुकदमा 1992 संबंधित है। सो ये पिछड़ा वर्ग से रिलेटेड है, अन्य पिछड़ा वर्ग, ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार के द्वारा पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण दिया गया। इंदिरा साहनी वाद में निर्णय दिया गया कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होगी और क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा। सामाजिक विज्ञान के मुख्य अवयव क्या हैं? तो सामाजिक विज्ञान के जो मुख्य अवयव हैं वो क्या है, यहाँ पर आपसे पूछा गया। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। सामाजिक विज्ञान के मुख्य अवयव यहाँ से आपसे पूछा गया है। सो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 129 एंड द करेक्ट आंसर इज इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र सभी होते हैं, ऑप्शन डी। इसमें आपका इतिहास, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। सामाजिक विज्ञान संबंधित है, सामाजिक विज्ञान संबंधित है कला से, साहित्य से या विज्ञान से या सभी से। तो भाई सामाजिक विज्ञान तो कला विषय यानी कि आर्ट से होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। कला विषय के अंतर्गत मानविकी के विषयों को जैसे इतिहास, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र इनको शामिल किया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, और इस झील में दुनिया विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। यह एक रामसर स्थल भी है और ये कहाँ पर है? मणिपुर में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जनजाति और प्रदेश यहाँ पर दिए गए हैं। सो देखिएगा, अगर मैं बात करती हूँ, लेप्चा सिक्किम की है, मोनपा अरुणाचल में मिलती है, निसी मेघालय में मिलती है, नहीं ये अरुणाचल में पाई जाती। कहाँ पर? अरुणाचल में पाई जाती है। और यहाँ पर गद्दी हिमाचल में आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ किसकी, तो देखो निम्नलिखित में से किस नदी पर भाखड़ा नागल डैम बना हुआ है? भाखड़ा नागल डैम किस पर बना हुआ है आपसे पूछा गया। 133 सतलुज नदी पर है भाखड़ा नागल, सतलुज पर, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। 856 फीट ऊंचे टिहरी डैम के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? धुआंधार जलप्रपात तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, और आपका नर्मदा नदी, ऑप्शंस क्या हो जाएगा? बी। 134 का ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा सागर तट भारत के पूर्वी सागर तट का भाग है ना? तो भारत के पूर्वी सागर तट का भाग होता है कौन सा? जल्दी से आंसर करिएगा। कोरोमंडल तट, ऑप्शंस क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर सही होगा। ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा के में फैला हुआ है। उत्तर भारत में उत्कल मैदान, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में कावेरी डेल्टा और पश्चिम में पूर्वी घाट से। उत्तरी पश्चिम भारत में शीतकाल में वर्षा का कारण, उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकाल में वर्षा का कारण होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पश्चिमी विक्षोभ। ये भूमध्य सागर से तिब्बत के पठार की ओर पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा से चलती है। भारत में हाथियों के संरक्षण एवं आवास बचाव के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रारंभ किया गया था कब? सो प्रोजेक्ट एलिफेंट की जो शुरुआत हुई है वो 1992, ऑप्शंस बी। और यह केंद्र प्रायोजित प्रोजेक्ट है। इसके अंतर्गत 33 हाथी आरक्षित क्षेत्र बनाया गया है फिलहाल, ऑप्शन से यहाँ पर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 138 भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 33%, ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर क्या करना है? मैच करना है। अनाईमुदी नीलगिरी की चोटी, तो यहाँ पर कौन सा किसकी चोटी है आपसे पूछा है? अनाईमुदी नीलगिरी हो जाएगा। अनाईमुदी किसकी हो जाएगा? अन्नामलाई की होगा। और डोडा बेटा किसका हो जाएगा? नीलगिरी, डोडा बेटा नीलगिरी की है। और धूपगढ़ किसकी है? धूपगढ़ हो जाएगा सतपुड़ा, है ना। और गुरु शिखर अरावली की सर्वोच्च चोटी है।
तो ऐसे में 4 1 2 3 कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस कारण से लवणीय हो रही है? तो इसका रीज़न है रासायनिक खादों का प्रयोग। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम भूगोल ज्योग्राफी शब्द यानी कि टर्म्स का प्रयोग किया है? एरेटोस्थनीज ने किया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आते हैं, हमारे सौरमंडल के भीतरी इनर प्लैनेट्स कौन से होते हैं? जो स्टार्टिंग के प्लैनेट्स होते हैं इनर प्लैनेट्स, है ना, ये ठोस होते हैं। सो इनर प्लैनेट आपके कौन से होते हैं? सॉलिड फॉर्म्स में होते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ऑप्शन। और बाहर के होते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण हो जाते हैं, और वो गैसियस फॉर्म्स में होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होता है, रेडियो तरंगों का परावर्तन कराने वाली वायुमंडलीय परत कौन सी है? सो ये है आपकी कौन सी? आयन मंडल से। कौन सी है? आयन मंडल है। निम्नलिखित में से साधारणतः किस दिशा में गर्म जल धाराएं बहती हैं? तो देखो, गर्म जल धाराएं होती हैं वो बहती हैं आपका भूमध्यों से ध्रुवों की ओर, भूमध्य से ध्रुवों की ओर, और ठंडी बहती है ध्रुवों से भूमध्य की ओर। ऑप्शंस कौन सा हो जाएगा? बी यहाँ पर सही होगा। निम्न में से कौन ठंडी समुद्री जलधारा नहीं है? क्यूरोशिया की जो धारा है कौन सी? ऑप्शंस बी, बल्कि गर्म है। आइसोहेलाइन निम्नलिखित में से किसको दिखाती है? आइसोहेलाइन ये लवणता को दिखाती है। इसके माध्यम से समान लवणता वाले स्थानों को एक दूसरे से मिलाया जाता है, अर्थात उन्हें एक रेखा के माध्यम से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिजों के संदर्भ में सही नहीं है? ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, बिल्कुल। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठक होता है। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक प्रवेश में निर्मित होते हैं। ये खनिज अधात्विक तत्व होते हैं। तो ये खनिज अधात्विक तत्व होते हैं, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि बहुत सारे खनिज धात्विक प्रकृति के भी होते हैं, तो यहाँ पर ये गलत है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आते हैं, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े, दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी माना जाता है? सो वो है आपका वायु। कौन सा है? वायु मार्ग। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 की संस्तुति के अनुसार बच्चों का विद्यालय जीवन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ना चाहिए? मुख्यधारा के विचार, विद्यालय की आधारभूत संरचना, वार्षिक परीक्षा, विद्यालय का बाह्य वातावरण। तो विद्यालय के बाह्य वातावरण, ऑप्शन डी। एंड द लास्ट क्वेश्चन, कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी? कारखाना विषय को पढ़ाना है तो उसके लिए सबसे जो उपयुक्त विधि है कि उनको विजिट कराया जाए, औद्योगिक कारखानों की यात्रा कराना, यहाँ पर ऑप्शन सी। तो ये थे आपके 2022 में पूछे गए SST पेडागोजी सब्जेक्ट आपका जो है। उसके बाद हम करेंगे 2021 से 21 बाय 21, 20, 19, मतलब इस तरीके से चलते हुए चलेंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और PYQ सेशन ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।